हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही ठीक होंगे, तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं सचिन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वनली प्रैक्टिस पर। दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था इस बुक को कंप्लीट कराने की, सो चल रहा है। ये मुहिम अच्छी तरीके से कामयाब हो रही है। इसमें हम 2 टॉपिक खत्म कर चुके हैं। 2 टॉपिक कौन-कौन से हैं वो दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ। वो यांत्रिकी हैं, यांत्रिकी जो फिजिक्स में पहला है, वो यांत्रिकी है। इसे मैकेनिक कहा जाता है इंग्लिश में। क्या कहा जाता है दोस्तों? मैकेनिक कहा जाता है। सेकंड टॉपिक हमने क्या खत्म कर लिया? सेकंड टॉपिक हमारा क्या था? ऊष्मा थी। क्या था दोस्तों? ऊष्मा, ठीक? इसे कहते हैं लाइट कहते हैं ना, LIGHT, लाइट, ठीक है? और दूसरा टॉपिक हमने क्या खत्म कर लिया दोस्तों? दूसरा टॉपिक क्या हमने खत्म कर लिया? हाँ, तो दोस्तों दूसरा टॉपिक हमने क्या खत्म किया? दूसरा टॉपिक है जिसे हम कहते हैं ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा। इंग्लिश में इसे हीट कहते हैं, ठीक है? तो ये 2 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं इस बुक से। फिजिक्स से पहला सब्जेक्ट हमने उठाया है, ठीक है? फिजिक्स से जैसा कि हमने बता दिया कि 2 हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिए। तीसरा टॉपिक आज हम नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। तीसरा टॉपिक जिसे ध्वनि कहते हैं, ठीक है? ध्वनि अर्थात साउंड। तीसरा टॉपिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं, ध्वनि, साउंड, ठीक है? जैसा कि एक बार मैं फिर से बता देना चाह रहा हूँ, ये बुक जो आपको दिख रही है, इसको हमें कंप्लीट कराना सब्जेक्ट वाइज़ एंड टॉपिक वाइज़। सभी जितने एमसीक्यू इसमें हैं और टॉपिक वाइज़ है, सब्जेक्ट वाइज़ है। इसमें हर एग्ज़ाम को कवर किया गया है दोस्तों, इसमें हर एग्ज़ाम को कवर किया गया है, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो और चाहे यूपीपी हो, मतलब हर एग्ज़ाम को इसमें कवर किया गया है। तो हम सबके पास होती है ये बुक, वो ग्रीन वाली एंड ब्लू वाली सबके पास होती है, बट हम इसे कंप्लीट कर नहीं पाते हैं। बस हमें इस रखने का शौक होता है, तो हमने सोचा क्यों ना इस बुक को कंप्लीट कराया जाए एक मुहिम के तरीके से। जो व्यक्ति अगर जो भाई-बहन, दोस्त अगर नहीं पढ़े हों, इस क्लास के माध्यम से वो टॉपिक वाइज़ अपने निरंतर अभ्यास को कर सकते हैं। आप बुक या थ्योरी पढ़ के टॉपिक वाइज़ इसको लगा सकते हैं। हम इसको प्लेलिस्ट में इसको हमने क्या कर दिया है, सेट कर दिया। हमने प्लेलिस्ट बना दी है टॉपिक वाइज़। टॉपिक वाइज़ हमने क्या कर दिया है इसमें यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना दिया, आपको कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप यूट्यूब पे सीधे जाइए, सर्च मारिए यूट्यूब का चैनल, वो सीधे यूट्यूब चैनल का नाम डालिए, सीधे वो आपके सामने आएगा। और टॉपिक वाइज़ भाई इसमें कोई भटकाव नहीं रहेगा। सब लोग डालते हैं वीडियो, 1 वीडियो डालते हैं, 2 वीडियो यहाँ-वहाँ ऐसे करके डालते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर सब्जेक्ट वाइज़ के भी क्या कहें आप? सब्जेक्ट सब्जेक्ट वाइज़ एंड टॉपिक वाइज़, ठीक है? टॉपिक वाइज़ हमने अलग-अलग प्लेलिस्ट बना दी है, प्लीज़ जाके उस पे विज़िट करिए, देखिए, खुद पे खुद आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग टेस्ट सीरीज़ के पीछे भागते हैं, क्या किसके पीछे भागते हैं दोस्तों? टेस्ट सीरीज़ के पीछे भागते हैं, टेस्ट सीरीज़, जो हमें समझ में नहीं आता कि इसका डायरेक्शन सही है या नहीं। कभी उसका सवाल अप कर देता है, कभी डाउन कर देता है, उसका लेवल हमें समझ में नहीं आता। तो हमें क्या करना चाहिए, सीधे पीवाईक्यू के पैटर्न को क्या करना समझना चाहिए, ठीक है? हमें पीवाईक्यू के पैटर्न को समझना चाहिए, अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें केवल पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहिए, अदरवाइज़ उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है? तो इसी इसी सब चीज़ों को विचार करते हुए हमने इस बुक को कंप्लीट कराने की सोची है, जिसमें से पहला सब्जेक्ट हमें फिजिक्स स्टार्ट किया है, जिसमें से 1 टॉपिक एंड 2 टॉपिक खत्म हो चुके हैं, तीसरा टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? तो तीसरा टॉपिक हम चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से। जैसा कि आप देख सकते हैं, ध्वनि हमारा तीसरा टॉपिक है, ठीक है? आइए चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे, ठीक? बिना समय गँवाए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है दोस्तों? पहला क्वेश्चन आपको देख सकते हैं, सीडीएस 2023 में लेटेस्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है? तो हमें कहने की ज़रूरत नहीं, जब हम पीवाईक्यू देखते हैं तो हमें किसी के भरोसे की ज़रूरत नहीं होती है। बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ। हमें अपने ऊपर विश्वास रखकर पीवाईक्यू को मार्गदर्शन बनाकर हमें अपनी मंज़िल की तरफ चलना चाहिए। किसी के बहकावे में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आइए चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्वनि और प्रकाश तरंगे, ऑप्शन क्या दे रहा है? ऑप्शन ए दिया है, वायु में क्रमशः अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ होती हैं। बी, वायु में क्रमशः अनुप्रस्थ तथा
या अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य होती हैं, सी वायु में दोनों अनुदैर्घ्य होती हैं, डी वायु में दोनों अनुप्रस्थ होती हैं। तो इसमें से आप लोग जवाब दीजिएगा। और एक बात और दोस्तों, मेरे सवाल का जवाब देने से पहले प्लीज़ आप लोग नोटपैड लेकर ज़रूर बैठें। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको नोट डाउन कीजिए, जो सही हो रहे हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं सही हो रहे हैं वो उसको देखिए वो गलत कहाँ से हो रहे हैं। प्लीज़ उसके तह तक जाइए और उसको देखिए कि गलत कहाँ से हो रहा है, उसको सही करने की कोशिश करिए। थ्योरी आपको पढ़ना पड़े तो उसको भी एक बार फिर से पढ़िए। देखिए अब गलती कहाँ है, उस गलती को सुधारिए, फिर प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस द मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है भाई। तैयारी में प्रैक्टिस नहीं की समझ लो कुछ भी नहीं किए, ठीक है? तो आप लोग जवाब दीजिए क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वायु में क्रमशः अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ होते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? ऑप्शन ए, इनको ध्रुवित किया जा सकता है, बी ये निर्वात में चल सकती हैं, सी 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर सेकंड होती है, डी उपयुक्त में से सभी सत्य हैं। तो प्लीज आप लोग ऑप्शन नंबर दूसरे का जवाब दीजिए। इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा? दूसरा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी चाल 332 मीटर सेकंड होती है। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, ऑप्शन ए, जो अश्रव्य तरंगे हैं उसकी आवृत्ति कितनी होती है? ठीक है, वही पूछ रहा है। तो आप लोग जवाब दीजिए क्या होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन दिया है कि 20 हर्ट्ज और 20 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज के बीच होती है। चाहे से लगाओ और लगाओ, बात एक ही है। ठीक है? सॉरी यार, मैं किस पे आ गया? मैं चौथे नंबर नहीं, तीसरे नंबर पे चलते हैं। हाँ, क्या आ गया है? ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से कम होती है, या 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, सी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, डी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है? तीसरा नंबर आप लोग जवाब दीजिए क्या होगा? अपसरब तरंगों की आवृत्ति होती है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से कम होती है। आइए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है? पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति, ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज और 1000 हर्ट्ज के बीच होती हैं, बी 1 हर्ट्ज और 2000 हर्ट्ज के बीच होती हैं, सी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती हैं, डी 20 हर्ट्ज से कम होती है। एनडीए 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये ऐसा कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा जो किसी एग्जाम में पूछा ना गया दोस्तों। मैं बार-बार इसलिए फोकस करता हूँ क्योंकि इसमें हर एग्जाम को टच किया, और लूसेंट इतनी मोटी बुक है मेरे भाई, एक-एक टॉपिक की कम से कम 3-3 4-4 सौ क्वेश्चन दिए। आपने एक-एक टॉपिक से ऐसा प्रैक्टिस कर लिया आपने, जब एक-एक टॉपिक से 3-400 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लेंगे, वो भी हर लेवल के क्वेश्चन को, तो उससे बाहर से कहाँ जाएगा मेरे भाई? इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ प्रैक्टिस के ऊपर। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस के बिना एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न नंबर 4 पे कौन-सा ऑप्शन सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 किलो हर्ट्ज़ से अधिक होगा, ठीक? आइए आगे देखते हैं क्या होता है। 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? आइए देखते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्राश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा, ऑप्शन ए, सुनी जा सकती है, बी नहीं सुनी जा सकती है, सी कभी-कभी सुनी जा सकती है, डी इनमें से कोई नहीं होगा। प्राश्रव्य तरंगें क्या होगा? ऑप्शन नंबर आप लोग जवाब दीजिए। 5वीं का 5वां जो सवाल है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो प्राश्रव्य तरंगे होती है वो मनुष्य द्वारा क्या होती है? सुनी नहीं जा सकती। कान फट जाएँगे मेरे भाई, बहुत ज़्यादा उनका हर्टज होता है। 6वां क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है? 6वां क्वेश्चन कह रहा है प्राश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? जो प्राश्रव्य तरंगे हैं, उसको सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? ऑप्शन ए न्यूटन ने, बी गाल्टन ने, सी हर्टज ने, डी फैराडे ने। छठा का जवाब दीजिए। छठा का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? छठे नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गाल्टन ने किया था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि शिकार परभक्षियों या बाधाओं को पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए ध्वनि का अपवर्तन, बी विसंपदों का बनना, सी ध्वनि का प्रकीर्णन, डी प्रतिध्वनि का निर्धारण। एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके सामने होगा दोस्तों। बताने की जरूरत नहीं है। जो कुछ है मैं एक्सपेरिमेंट के साथ करा रहा हूँ, इसमें आपको निसंदेह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, पीवाईक्यू के ऊपर तो कोई निसंदेह नहीं करना चाहिए, उस पर पूर्णली विश्वास करना चाहिए, पूर्ण तरीके से विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये तैयारी के दौरान पीवाईक्यू हमें एक अच्छा मार्ग दिखाता है, अच्छा रास्ता दिखाता है, जिससे हम अपनी मंजिल की तरफ बिना किसी तरफ देखे ताके मुड़े हम चल सकते हैं। पीवाईक्यू हमें अपने मार्गदर्शन के लिए काम करता है। अगर हमें पीवाईक्यू को पढ़ कर अगर हम अपने
मार्गदर्शन पे सही चलेंगे तो मंजिल हमसे ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों, मगर हम चलते नहीं, हम लोग भटक जाते हैं। कहीं इसके पीछे भागते हैं, कहीं ये मोटी किताब, कहीं दूसरा फलाना ने टेस्ट बता दिया उसके पीछे। ऐसे करने में हम पीवाईक्यू तक नहीं करते, जो कि सक्सेस का सबसे मेन की यही होता है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आपने नहीं किया, समझ लो कुछ नहीं किया मेरे भाई। तो 7वें का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रतिध्वनि का निर्धारण करना। आइए आगे देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है? जो कीड़े-मकोड़े निकलते हैं, जो हानि पहुंचाते हैं, उन तत्वों को घर से दूर मतलब उनको पहुंचाने के लिए, जैसे अगर कोई कीड़ा हमें हानि पहुंचा रहा है, तो वही बोल रहा है कि कीड़ा तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घर से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्या प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए अल्ट्रासोनिक तरंग, बी रेडियो तरंग, सी इंफ्रारेड तरंग, डी सबसोनिक तरंग। तो 8वें का जवाब क्या होगा? 8वें का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक तरंग अगर हम प्रयोग करेंगे, तो हमें जो कीड़े हानि पहुँचाते हैं, वो दूर भाग जाएँगे। उनको दूर भगाया जाता है किससे? अल्ट्रासोनिक तरंगों से। अगला देखते हैं, ये भी एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, फिर से एक बार देखते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि का तारत्व किस प्रकार निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व किस प्रकार निर्भर करता है? ऑप्शन ए आवृत्ति, बी तीव्रता, सी आयाम, डी वेग। डी वेग। 9वें का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आवृत्ति। आइए आगे 10वें पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है? जो विमान है उनके अंदर की भागों की सफाई में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रासरब्य तरंग, ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल और सी अश्रव्य तरंग, डी कार्बन डाइऑक्साइड। 10वें का जवाब क्या होगा दोस्तों? 10वें का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रासरब्य तरंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी, मतलब जैसे कोई अगर 21 साल के उम्र का वयस्क हो चुका है, बड़ा हो चुका है, यंग हो चुका है, तो अगर उसको ध्वनि को सुनना हो तो वो कितने हर्ट्ज तक उसको सही से सुनना चाहिए, मतलब उसकी लिमिट क्या होती है, वही पूछ रहा है। एसएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या दिया है? 2 हर्ट्ज से लेकर के 20 हर्ट्ज तक, बी 20 हर्ट्ज से लेकर के 2000 हर्ट्ज तक, सी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, डी 2 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो क्या होगा इसमें? 11वें का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक क्या होता है? समय सीमा होती है। ठीक है? इतनी सीमा होती है मनुष्य के सुनने की क्षमता। एक वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की जो श्रव्य क्षमता है, वो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक। आइए अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? ध्वनि की आवृत्ति वी तरंग दैर्घ्य, जो ये लैम्ब्डा दिख रहा है, इसको तरंग दैर्घ्य भी कहते हैं। ठीक है, इसे लैम्ब्डा भी कहा जाता है। और चाल वी के बीच क्या संबंध है? ऑप्शन ए वी बराबर लैम्ब्डा वी, और ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? वी बराबर लैम्ब्डा वी स्क्वायर, सी वी बराबर लैम्ब्डा अपान वी, डी वी बराबर यू बराबर वी अपान लैम्ब्डा। ठीक है, आरआरबी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? 12वें का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। ऑप्शन ए वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, बी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण, सी ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने के कारण, डी इनमें से कोई नहीं हो। 13वें का जवाब क्या होगा दोस्तों? 13वें का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण ऐसा होता है, अर्थात सुनाई नहीं देता विस्फोट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 14वें क्वेश्चन पे। चौदहवां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? आइए देखते हैं। कह रहा है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है, बी उसकी आंख का प्यूपल बहुत बड़ा होता है, सी वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करती हैं, डी कोई भी चिड़िया ऐसा कर सकती है। 14 नंबर का जवाब क्या होगा दोस्तों? 14 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कथन कारण का है दोस्तों। कथन कह रहा है, कथन ये कह रहा है कि चमगादड़ रात्रि में
किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है। और कारण क्या कह रहा है? आर, चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती हैं। जो चमगादड़ है दोस्तों, उनसे क्या निकलती है? इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती है। तो ऑप्शन आपके सामने क्या कह रहा है? ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। 15वें का जवाब क्या होगा दोस्तों? 15वें का जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए सही है परंतु आर क्या है? गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16वां नंबर, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? वही पूछ रहा है दोस्तों। ध्वनि की चाल पूछ रहा है। अगर हम इतना बढ़ा देते हैं तो उसकी चाल में क्या होगा? कोई परिवर्तन होगा या क्या होगा? आरआरबी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। 664 मीटर सेकेंड। ऑप्शन बी कह रहा है 332 मीटर सेकेंड। सी 166 मीटर सेकेंड। डी 100 मीटर सेकेंड। 16वें का जवाब क्या होगा? 16वें का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 332 मीटर सेकेंड होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। किस में करती है? ऑप्शन ए स्टील में, बी वायु में, सी निर्वात में, डी जल में। एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग जवाब दीजिए। 17 का जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि की सबसे तेज यात्रा जानते हो किसमें होती है दोस्तों? ये होती है किसमें? स्टील में होती है दोस्तों। किसमें? स्टील में। आइए आगे चलते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? बादलों की बिजली की चमक की काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। अर्थात कह रहा है कि जब बारिश होती है, जब बादल जब गरजते हैं, ठीक है, तो पहले क्या होती है? पहले बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, फिर गर्जन उसकी बाद में सुनाई देती है। ऐसा किस कारण होता है? ऑप्शन ए बादल ध्वनि तरंगों को रोक देती है। बी गर्जन बाद में उत्पन्न होती है। सी प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि नहीं। डी प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। 18वें का जवाब क्या होगा दोस्तों? 18वें का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से क्या होती है? बहुत अधिक होती है। आइए आगे देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में ध्वनि का वेग है लगभग। आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है और एसएससी 2020 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, ठीक है दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो बार बार पूछे जाते हैं वो और ज़्यादा मोस्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए 330 मीटर सेकंड, बी 220 मीटर सेकंड, सी 110 मीटर सेकंड, डी 232 मीटर सेकंड। 19वें का जवाब 19वें का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 330 मीटर सेकंड होगा। ठीक है, 20वें का जवाब क्या होगा दोस्तों? किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? ऑप्शन ए ठोस में, बी द्रव, सी गैस, डी वायु। 20वें का जवाब होगा क्या होगा दोस्तों? 20वें का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठोस में सबसे ज्यादा क्या होती है? ध्वनि तेज होती है ठोस में। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में होता है। ऑप्शन ए समान, बी भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है, सी भिन्न भिन्न होता है और द्रव में सबसे कम होता है, डी भिन्न भिन्न होता है और गैस में सबसे अधिक होता है। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। तो आप लोग जवाब दीजिए। 21 नंबर का जवाब क्या होगा? 21 नंबर का जाएंगे हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। भिन्न भिन्न होता है परंतु ठोस में सबसे अधिक होता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। 22वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? एसएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए निकल, बी एल्युमिनियम, सी लोहा, डी इस्पात। 22वें का जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एल्युमिनियम में सबसे तेज गति से क्या होती है? सुनाई देती है। ध्वनि की गति सबसे तेज किसमें होती है? एल्युमिनियम में होती है। एसएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23वां, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, बी वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, सी आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, डी आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है। एसएससी नहीं, अब तक एसएससी हमने देखा, अब देखो आईएएस में पूछा गया मेरे भाई। इस आईएएस में ये अपने आप में दुनिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम है। जब
इस लेवल तक इस बुक को टच, इस लेवल तक एग्ज़ाम को इस बुक में टच किया है। आप सोचिए इससे बड़ा कोई एग्ज़ाम है? यूपीएससी से बड़ा कोई एग्ज़ाम है? कोई नहीं है। तो हम इसी सब चीज़ों को आधार मानकर इस बुक को कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है? एक बार विश्वास करके आप पूरी सीरीज़ को आप कंप्लीट करिए, आपको खुद पे खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा मेरे भाई, कहने की ज़रूरत नहीं होगी। तो 23वें का जवाब क्या होगा दोस्तों? 23वें का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ठीक है? आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है? 24 नंबर पे चलते हैं दोस्तों। 24 नंबर कह रहा है कि वायु में ध्वनि का वेग होता है, क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन ए तापमान के बढ़ने से घटता है, बी तापमान के घटने से बढ़ता है, सी तापमान पर आश्रित नहीं रहता है, डी तापमान के घटने से घटता है। एसएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग प्लीज़ इसका जवाब दीजिए। 24 का जवाब क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तापमान के घटने से घटता है, ठीक है? आइए अगला क्वेश्चन कथन कारण वाला देखते हैं। कथन ए कह रहा है रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। यही जस्ट लाइक सेम अभी क्वेश्चन आपने पढ़ा है, ठीक है? आइए और आगे देखते हैं। आर क्या कह रहा है? कारण आर कह रहा है कि प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंग की चाल बहुत कम होती है। प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल क्या होती है? बहुत कम होती है। ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं दोस्तों, ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये गलत हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। ऐसे क्वेश्चन गलत करेंगे तो एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। फ़ॉर्मूला वही है, सब वही है, बस थोड़ी-सी सिचुएशन बदल दी है बस, बाकी सब सेम है। तो हम इसका जवाब देंगे, क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। सेम वैसे प्रकाश की तरंगों की चाल में ध्वनि की जो तरंगों की चाल है, वो बहुत क्या होती है? कम होती है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं 26 नंबर पे। 26 नंबर कह रहा है कि पराध्वनि विमान उड़ते हैं, जो पराध्वनि विमान उड़ते हैं, वो कहाँ उड़ते हैं? ऑप्शन ए ध्वनि की चाल से, बी ध्वनि की चाल से कम चाल से, सी ध्वनि ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, डी प्रकाश की चाल से। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं किसकी मदद से? 26 नंबर का जवाब क्या होगा दोस्तों? 26 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई? सी होगा। ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, इसलिए क्या होता है? पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। आइए आगे देखते हैं। 27 कह रहा है कि वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अस्थायित्व संख्या, बी लैप लैपलास संख्या, सी ओक्टेन संख्या, डी मैक संख्या। 27 का जवाब, 27 का जवाब हो जाएगा। हम किसके साथ जाएंगे दोस्तों? इसका नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? मैक संख्या इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 चलते हैं। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। ऑप्शन ए ध्वनि के, बी जलयान के, सी वायुयान के, डी अंतरिक्ष यान के। तो आप लोग प्लीज 28 नंबर का जवाब दीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायुयान के। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे 29 नंबर कह रहा है यदि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, अर्थात कह रहा है कि ध्वनि या ध्वनि का प्रदूषण मापा जाता है किससे? ध्वनि का प्रदूषण किससे मापा जाता है मेरे भाई? ऑप्शन ए फॉन में, बी डेसी में, सी डेसिमल में, सी डेसिबल और डी डेसिमल। किस में मापा जाता है? ध्वनि का जो प्रदूषण मापा जाता है वो किस में मापा जाता है मेरे भाई? 29 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये किस में मापा जाता है? ऑप्शन नंबर सी डेसिबल में मापा जाता है, ठीक है? आगे क्या कह रहा है? साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है ऑप्शन ए 20 से 30 डेसिबल, बी 30 से 40 डेसिबल, सी 50 से 60 डेसिबल, डी 90 से 100 डेसिबल। तो ये तो हम तो डेली अपना डिस्कस करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो हमें उस पर नोटिस करना चाहिए कि हम किस डेसिबल के साथ बोल रहे हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 से 40 डेसिबल में हम साधारण बातचीत कर सकते हैं या करते हैं, ठीक? आगे 31 नंबर क्या कह रहा है? ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है, वह क्या कहलाती है? ऑप्शन ए तारतत्व, बी प्रास्थत्व, प्रावस्था, सॉरी ना, प्रावस्था हो जाएगा दोस्तों, सी गुणता हो जाएगा, डी
प्रबलता हो जाएगा। एसएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 31 नंबर का जवाब क्या होगा दोस्तों, आइए देखते हैं। 31 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग प्लीज़ बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तार तत्व हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। ऑप्शन है तीव्रता, बी तारतत्व तारत्व होगा, सी गुणता, सी गुणता, डी इनमें से कोई नहीं। 32 नंबर का जवाब दीजिए। 32 नंबर का जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। 32 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 33 पे चलते हैं, क्या कह रहा है 33। 33 क्या कह रहा है भाई, सामने आओ। 33 कर रहा है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाएं की आवाज़ का, ऑप्शन ए, आयाम कम होता है, बी आयाम अधिक होता है, सी तारत्व कम होता है, डी तारत्व अधिक होता है। क्या होगा दोस्तों, इसका जवाब दीजिए। 33 का जवाब क्या होगा दोस्तों, 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तारत्व है, तारत्व है, ध्वनि होती है, तारत्व ध्वनि होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 34 क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों, आइए देखते हैं। एक युवक पुरुष की आवाज की तुलना में छोटे बच्चों की आवाज अधिक प्रिय क्यों लगती है। ऑप्शन ए, बच्चे की आवाज का तारत्व पुरुष की आवाज के तारत्व की तुलना में क्या होता है, कम होता है। बी, बच्चे की आवाज का तारत्व पुरुष की आवाज के तारत्व की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। सी, बच्चे में अधिक ताकत होती है। डी इनमें से कोई नहीं। 34 नंबर का जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। 35 नंबर पे चलते हैं। 35 नंबर कह रहा है स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्योंकि स्त्रियों की आवाज, ऑप्शन ए, की आवृत्ति अधिक होती है, बी की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, सी का आयाम अधिक होता है, डी का वेग अधिक होता है। ठीक है, 35 का जवाब क्या होगा दोस्तों, 35 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। 36 क्या कह रहा है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। ऐसा यूपीएससी 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है मेरे भाई। ऑप्शन ए, तारत्व, प्रबलता और गुणता, सी केवल तारत्व और प्रबलता, डी केवल ध्वनि प्रबलता, सी केवल ध्वनि प्रबलता, डी ध्वनि केवल ध्वनि और केवल ध्वनि और गुणता होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा दोस्तों, केवल ध्वनि गुणता होगा। तो क्या होगा, 36 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि केवल ध्वनि गुणता। 37 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है, एनडीए 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि एनडीए एपीएससी का ही एक रूप है। ठीक है, तो अपने लेवल में ये भी यूपीएससी से कम नहीं है। आइए देखते क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है। ऑप्शन है ध्रुवण, बी विवर्तन, सी प्रवर्तन, डी अपवर्तन। क्या होगा, 37 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्रुवण। 38 कह रहा है कि ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा किसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। मतलब इतना ऑप्शन दिया है, किसके ऊपर जाएगा तो व्यक्ति सुन नहीं सकेगा। ऑप्शन ए 50 डेसिबल, सी बी 70 डेसिबल, सी 85 डेसिबल, डी 95 डेसिबल। तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिए, क्या होगा। 38 का जवाब जवाब क्या होगा दोस्तों, 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आरआरबी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 95 डेसिबल से ऊपर होगा तो हम सुन नहीं पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। ऑप्शन है मोटर गाड़ी, बी रेलवे इंजन, सी पॉप म्यूजिक, डी हवाई जहाज की उड़ान भरना। किसकी वजह होगी, 39वें का जवाब हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब जहाज उड़ती है तो भी बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है दोस्तों, कान फट जाते हैं सुनने के चक्कर में। आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन है, आज हमने 40 क्वेश्चन ही लिया है। 40 और 35 ऐसे के रेंज में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीट की आवाज़ बढ़ जाती है, या बढ़ जाती है या बढ़ती जाती है, और जबकि दूर जाने वाली
रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है, यह घटना किस कारण होती है? यूपीपीसीएस 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए रमण प्रभाव के कारण, बी जूल थॉमसन प्रभाव के कारण, सी क्रॉम्पटन प्रभाव का कारण, डी डॉपलर प्रभाव का कारण मान ही ले लीजिए। तो क्या होगा 40 का जवाब दीजिए आप लोग। 40 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डॉपलर प्रभाव का। ठीक है, यूपीपीसीएस 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा क्लास यहीं तक। ठीक है, लास्ट के 2 बजे रिकॉर्ड हो रहा है मेरे भाई, डेली मैं 2 बजे रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, आपके लिए मैं रात रात भर जागता हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों को अपने दोस्तों के पास जरूर भेजें इस क्लास को, क्योंकि जिसको नहीं पता हो तो प्लीज़ वो अगर भटकाव में है तो वो बच जाए मेरे दोस्तों। इस लूसेंट की पीवाईक्यू को कंप्लीट कर लोगे तो आपका पीवाईक्यू जो है, जो प्री होता है वो नहीं रुकने वाला, ये मैं गारंटी देता हूँ। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस पीवाईक्यू को कंप्लीट यानी घोल के पी जाइए। पीवाईक्यू से जो क्वेश्चन आ रहा है आपकी जुबान पे रटा होना चाहिए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो कोई भी आपका प्री नहीं रोक सकता, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो 40 का जवाब आपने क्या दे दिया? ऑप्शन नंबर डी दिया। ठीक है, तो दोस्तों अब क्लास को हम यहीं करते हैं ऑफ। कल फिर से मिलेंगे 41 यानी 41 नंबर के क्वेश्चन से शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन का भटकाव आपको नहीं मिलेगा, ये मैं चैलेंज देता हूँ। और टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आपका सपोर्ट होना भी ज़रूरी है थोड़ा। अगर आप सपोर्ट देंगे, आप फीडबैक देंगे तो हमें काम करने में और मज़ा आएगी। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग एक दूसरे का सपोर्ट करना, ये बहुत अच्छी बात होती है यार, क्योंकि बड़े-बड़े लोग हमें सपोर्ट करने नहीं आएँगे। आप हमारा करिए, हम आपका करिए, तभी तो हम आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज़ बड़े की पहचान बड़े से होती है, छोटे की पहचान छोटे से होती है। ठीक है, तो हम एक दूसरे के दर्द को समझते हैं। ठीक है, इसलिए हमने सोचा कि यार इस बुक को कंप्लीट करा दिया जाए। किसको? इस लूसेंट के बुक को क्या किया जाए? कंप्लीट करा दिया जाए, ताकि जिनके पास बुक भी ना हो वो अच्छे से इसको कवर कर सकें। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों अब हमें दीजिए इजाज़त। कल फिर से मिलते हैं इसी टाइम पर अगले 41 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।